हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के लिए हम लोग वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके टोटल जो क्वेश्चन मैंने लिया है, ये सभी क्वेश्चन बैंक से मैंने लिया है। यदि आपने अभी तक सामाजिक विज्ञान में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इस वीडियो को देखकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2025 के एग्जाम में। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपके अवतार जो आपका क्वेश्चन बैंक है उससे लिया है, और जो आपका विद्या क्वेश्चन बैंक है उससे लिया है, और राजीव क्वेश्चन बैंक है मैंने उससे लिया है। बाकी आपके इस बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो 2024 और 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। वेरी वेरी मोस्ट वांटेड ये सभी क्वेश्चन होने वाला है। एक एक प्रश्न को मैंने चुन चुन कर लाया है ताकि आपको 2025 एग्जाम में कोई भी दिक्कत न हो। आप इस वीडियो को बस अंत तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। यदि आपने बस इतना भी कर लिया तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2025 के एग्जाम में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगता है बाबू इस प्रश्न को लिखने में, तो आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए अब एक एक प्रश्न का निपटारा हम लोग कर लेते हैं बिना किसी देरी का। तो सबसे पहला प्रश्न आपका वेरी वेरी मोस्ट वांटेड प्रश्न है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। उत्तर लगभग 80 से देना है, और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, और ये 2024 और 2023 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, 2 साल का ये प्रश्न है, तो आपको इसको जरूर तैयार करना है। 2025 में प्रश्न छपने वाला है कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है। किन्हीं दो कारणों की व्याख्या करना है। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देख लेते हैं कि आपको एग्जाम में कैसे और कितना वर्ड लिखना है और सटीक क्या लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका उत्तर पर इतना लिखना है कि विश्व अर्थव्यवस्था से प्रायः विश्व के संपूर्ण देशों की अर्थव्यवस्था पर आधारित अर्थव्यवस्था का बोध होता है। इस प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था को विश्व समाज की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। ठीक है, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं कहलाएंगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद काल में पुनर्निर्माण का कार्यों को दो बड़े प्रभावों के साथ आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत बन चुका था। जिस समय पूंजीवादी विश्व महामंदी से जूझ रही थी, उसी दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देशों को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत से ला खड़ा किया था। विश्व बैंक और IMF ने 1947 औपचारिक रूप से काम शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखा था। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न क्या था कि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया है, तो आपको उतना उत्तर लिखना था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पे लिख लीजिए। एक एक प्रश्न मोस्ट वांटेड प्रश्न है, और आप 2024 का पेपर उठा देखिएगा, 2024 का पेपर उठा देखिएगा, उसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, जिसको आप तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चलते हैं दूसरे प्रश्न में। और दूसरा प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके सभी क्वेश्चन बैंक में प्रश्न दिया है, उसके बाद ये 2024 और 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, लगातार 2 साल से पूछा गया है। वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लगभग 80 से देना है। और ये मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये 2025 का आउट क्वेश्चन है। ये 2025 का आउट क्वेश्चन है। ये प्रश्न 100% है कि छप गया है 2025 के पेपर में। ठीक है, तो चलिए इसका सबसे पहले उत्तर क्या लिखना है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपको लिखना है कि राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं। जो राजनीतिक दल है ये राजनीतिक पदों को क्या करते हैं, भरते हैं, और राजनीतिक सत्ता का प्रयोग या कार्य निम्नलिखित रूप से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका पॉइंट क्या है, सबसे पहला आपको कार्य लिखना है कि राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना होता है। जो आपके राजनीतिक दल है उनका मुख्य कार्य होता है चुनाव को लड़ना। ठीक है, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य संपन्न होते हैं। ये उम्मीदवार पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या
पार्टी के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह को पहला पॉइंट लिखना था। एकदम आसान पॉइंट है, आप इसको जरूर तय कर लीजिए। क्वेश्चन को आपको तैयार हर हाल में कर लेना है बाबू। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया था लेकिन हमने नहीं तैयार किया। ठीक है, तो इसमें आपको बस इतना ही लिखना था कि राजनीतिक दल का मुख्य कार्य चुनाव लड़ना होता है। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के मध्य संपन्न होते हैं। ये उम्मीदवार पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता या पार्टी के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। पहला कार्य होगा। ठीक है, दूसरा कार्य आपका क्या है? दूसरा कार्य है कि राजनीतिक दल नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। जो राजनीतिक दल के नेता होते हैं बाबू, वो अपने नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियों का और कार्यक्रम चुनते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा कार्य होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कार्य पर। अब इन सभी के स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा आप लोग। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे कार्य पर। तीसरा कार्य क्या है कि राजनीतिक दल देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है बाबू, ये देश के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोई भी कानून तब तक बिल नहीं बन सकता है जब तक बहुमत पार्टी इसे समर्थन नहीं देती है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कोई कानून आपने बनाया, उसका वो बिल तब तक पास नहीं होगा, मतलब कानून तब तक पास नहीं होगा जब तक उसको बहुमत पार्टी क्या करे, समर्थन न करे। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरा कार्य होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इसके चौथे कार्य पर। आखिरी कार्य है कि राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं। राजनीतिक दल सरकार बनाते और चलाते हैं। जो राजनीतिक दल है बाबू, वो सरकार बनाते भी हैं और चलाते भी हैं। साथ ही साथ नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में नेता ही लेते हैं और ये नेता विभिन्न दलों के होते हैं। ठीक है, क्या होता है वो कि साथ ही साथ नीतियों और बड़े फैसलों के मामले में निर्णय नेता ही लेते हैं और नेता ही विभिन्न दलों के होते हैं। ठीक है ना, कोई ये जरूरी नहीं है कि एक ही दल के नेता होने चाहिए, अलग अलग दल के भी नेता हो सकते हैं पार्टी में। ठीक है, तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था। आशा करते हैं कि चारों कार्य आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट, फिर इसका ले लीजिए, फिर इसका ले लीजिए और इसका ले लीजिए और इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको जरूर तैयार कर लेना है। ठीक है बाबू, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट वांटेड प्रश्न है कि विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई दो सुझाव दीजिए। ठीक है, ये भी प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट वांटेड प्रश्न है और 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया। ये भी 2025 का क्वेश्चन हो गया, आउट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपको इसका उत्तर लिखना है कि विदेशी व्यापार का महत्व बढ़ रहा है और उसका संदेश है कि व्यावसायिक संबंधों को सुदृढ़ और स्थिर बनाए रखना आवश्यक है। विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित है। ठीक है, विदेशी व्यापार का मतलब होता है कि दो देशों के बीच जो व्यापार होती है उसे बोलते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है, समझ रहे ना? तो इस सब आपको दो सुझाव देना था विदेशी व्यापार के लिए। तो पहला सुझाव क्या लिखना, ध्यान से पहला सुझाव का संबंधों को मजबूत करें। दो देशों के बीच क्या होना चाहिए, संबंध मजबूत होना चाहिए, तभी विदेशी व्यापार हो सकता है। ठीक है, सफल विदेशी व्यापार के लिए मजबूत संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ विस्तार के संबंधों को विकसित करने और अनुबंधों को निर्माण करने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए उद्यमी होना चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि विदेशी व्यापार एकदम सफल रहे और उस वो अच्छा से हो, तो क्या करें, दो देशों के बीच या विभिन्न देशों के बीच क्या होना चाहिए, संबंध मजबूत होना चाहिए, तभी आप विदेशी व्यापार अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि संबंधों को मजबूत करें, और संबंधों को मजबूत करने में आपको इतना पॉइंट लिखना था, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट लिखना है भागीदारी और सहयोग। भागीदारी और सहयोग दूसरा पॉइंट लिखना है। इसमें लिखना है कि अन्य विदेशी कंपनियों के साथ भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भी एक उत्तम रणनीति हो सकती है। यह नए बाजारों में प्रवेश करने और स्थानीय विविधताओं को समझने में मदद कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको दूसरा पॉइंट लिखना था। तो दूसरा पॉइंट क्या था, भागीदारी और सहयोग। ठीक है, तो आप अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका ले लीजिएगा और इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2025 का आउट क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है
उत्तर लगभग 80 शब्दों में देना है और ये मोस्ट वांटेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन बैंक और 2024 और 2023 का एक प्रश्न है, ठीक है। कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। तो लिखना है वैश्वीकरण की स्थिति उपनिवेशिक काल में भी मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में यूरोप जब भारत आए उस समय भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों के निर्यात किए जाते थे तथा दक्षिणी भारत के किसानों को प्रोत्साहित किया जाता था कि वे इन फसलों को उगाए। गरम मसाले आज भी निर्यात की जाने वाली मुख्य प्रमुख वस्तु हैं। भारतीय किसान अपने लिए खदान नहीं उगा सकते थे। बिहार के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। 1917 में चंपारण आंदोलन भी इसीलिए हुआ था। जब बिहार के जो व्यक्ति थे वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, तो जो अंग्रेज थे उनसे जबरन उनसे क्या करना चाहते थे, नील की खेती करवाना चाहते थे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जो बिहार के लोग थे वो खेती कर भी रहे थे तो उनके उस फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता था, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, चंपारण आंदोलन भी इसीलिए हुआ था, ठीक है। और किसने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। 1990 के बाद वैश्वीकरण का युग आया और भारतीय किसानों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हुई जिसके आर्थिक परिवेश को ही बदल दिया। चाय, कपास, चावल, काफी, जूट और मसाले मुख्य उत्पादन थे, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर देना था। क्या प्रश्न था कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसमें बढ़ते हैं बाबू, अगले प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। यदि आपने 3 क्षेत्र तैयार कर लिया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थक क्षेत्र, यदि बस आपने इन 4 क्षेत्रों को तैयार कर लिया तो आप अपना 4 नंबर लिख लीजिएगा 100%। उन 4 क्षेत्रों में से एक क्षेत्र के बारे में 2025 में आउट क्वेश्चन होगा ही होगा, ठीक है। तो लिखना है और उदाहरण से समझाना है, उत्तर लगभग कितना 80 से देना है, ठीक है। लिखना है प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों में किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है जबकि तृतीय क्षेत्रक में किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है बल्कि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तृतीय क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों और ट्रेनों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना तथा बाजारों में बेचना आदि तृतीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं में बैंकों, टेलीफोन, बीमा कंपनियों की आवश्यकता होती है। ये सभी तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं। इस प्रकार तृतीय क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है जिनका उपयोग प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र की क्रियाओं के विकास के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन था और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको किसी भी हाल में तैयार कर लेना बाबू, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है उसको ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO बोलते हैं कि क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। मैं आपको बता दूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। 2024 के 7 सेट बने थे। 2024 में कितने सेट बने थे, 7 सेट बने थे और 7 सेट में कम से कम 4 सेट में प्रश्न आ चुका है। 2023 में प्रश्न भी आया है तो आप इस प्रश्न का अंदाजा नहीं लगा सकते कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 2025 में 100% क्या आएगा और ये प्रश्न सर कितने नंबर में आएगा, ये प्रश्न आपका आएगा 6 नंबर में, लॉन्ग में आएगा क्योंकि 150 शब्द में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। तो चलिए लॉन्ग में कैसे उत्तर लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट प्रश्न तैयार कैसे आपको करना ही करना है, ठीक है। तो देखिए लिखना है कि व्यापार में आने वाली बाधाओं, कठिनाइयों की वार्ता या बातों के जरिए कम करना या समाप्त करना। बाधाएं जैसे आयात, प्रशुल्क, व्यापार से जुड़ी दूसरी बाधाएं, एंटी डंपिंग, सब्सिडी, उत्पाद मानक, ठीक है। फिर लिखना है व्यापार से संबंधित कानून बनाना और बनाए गए कानूनों की जांच करना। व्यापार संबंधित बौद्धिक बौद्धिक संपदा का निरीक्षण करना। ये सब किसे कार्य होता है, WTO कार्य होता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट लेना है कि सदस्यों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापारिक संबंधों को करवाना, ठीक है। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। ध्यान समझिए कैसे आपको लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। मैं बता देता हूँ कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, उसी तरह आपको एग्जाम लिखना है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है। इसको आपको
पॉइंट नंबर 1 डालना है, फिर इसको पॉइंट नंबर 2 डालना है, इसको पॉइंट नंबर 3 डालना है। पॉइंट वाइज लिखेंगे तो नंबर आपको फुल मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, और आपको इसमें अगला लिखना है, ये आपको पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4 है कि 30 लगभग ऐसे देश के विकास प्रक्रिया में मदद करना है जो कि अभी भी इस संगठन यानी WTO के सदस्य नहीं है। ठीक है, ये चौथा कार्य होगा। ठीक है, WTO की और भी गतिविधियां हैं जिसमें देशों की सहायता करता है, आर्थिक आंकड़ों का इकट्ठा करना, उनका मूल्यांकन करना और शोध करना। ठीक है, ये आपका 5वां कार्य हो गया। ये आपका 6ठा कार्य होगा, क्योंकि 6 नंबर का प्रश्न है तो आपको कम से कम 6 पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, WTO के 153 देश शामिल है। WTO में कितने देश शामिल है? 153 देश शामिल है, जिसमें 117 देश विकासशील देश हैं। WTO के कामों को करने के लिए 700 कर्मचारी के साथ एक एक सचिवालय की स्थापना की गई है, जिसका प्रमुख WTO का महानिदेशक होता है। ठीक है, ये आपका 6वां कार्य हो गया। इस तरह आपको पॉइंट वाइज इस सभी प्रश्न को लिखना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह मैंने आपको वेरी वेरी मोस्ट वांटेड क्वेश्चन करा दिया है, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले। बस आपको कुछ नहीं करना, वो इसको कॉपी पर हर एक प्रश्न को लिखना है और आपको याद कर लेना है। यदि आपने बस इतना कर लिया तो आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा और आप एक अच्छा नंबर कर सकते हैं कम से कम समय में। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर ठीक है। तो इस तरह इस वीडियो में केवल इतना ही प्रश्न रहते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है।